अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए मैं आप सबको वेलकम करता हूं एफसी स्कूल की तरफ से। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं जी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें करंट अफेयर्स भी होंगे, इस्लामिक एमसीक्यूज़ भी होंगी और इंग्लिश के रिलेटेड भी होंगी। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है जी, एदीज स्टैचू इंस्टॉल्ड इन क्वेटा ऑन जुलाई 8 2021 वाज स्कल्पचर्ड बाय। हमने यहाँ पे बताना है स्कल्पचर का नेम। जैसा कि अब्दुस्तार एदी का अभी 8 जुलाई को यानी कल उनका स्टैचू नस्ब किया गया है क्वेटा में। हमने बताना ये है कि वो स्टैचू जिसने बनाया था उस स्कल्पचर का नाम क्या था। ठीक है, स्कल्पचर नेम बताना है। याद रखिएगा, स्कल्पचर जो बनाता है उसकी इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो उसमें ओ आता है, और जो चीज़ वो बनाता है उसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें SCULPTUR आता है। ठीक है, तो आपने बताना क्या है, आपने बताना है स्कल्पचर नेम यानी बनाने वाले का नेम बताना है आपने कि एदी साहब का स्टैचू जो कि क्वेटा में 8 जुलाई को नस्ब किया गया है उनकी 5th एनिवर्सरी पर। ठीक है, उनकी 5th एनिवर्सरी अब्दुस्तार एदी साहब की एनिवर्सरी पर हम जो उधर नस्ब किया गया है। ठीक है, आपने बताना यह है कि वो स्टैचू किसने बनाया, स्कल्पचर नेम क्या था। तो ऑप्शन है हमारे पास ज़हूर उल हक, अदीला सुलेमान, इसहाक लहरी या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, ये स्कल्पचर बनाया गया है ऑप्शन सी यानी कि इसहाक लहरी की तरफ से। इसहाक लहरी स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टैचू बनाया था। इस स्टैचू की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 फीट है, और विथ की अगर बात की जाए तो लेंथ 17 है और विथ जो है इसकी 4 फीट है। ठीक है, ये स्टैचू आपकी खिदमात को सराहते हुए क्वेटा में 8 जुलाई को नस्ब किया गया, इसहाक लैरी ने बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द ऑफिशियल हु होल्ड्स अ चेयर इन ऑफिस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंग्लिश का पार्ट है ये। उसमें से क्वेश्चन है कि वो बंदा जो किसी ओहदे पर किसी चेयर पर बैठता है किसी ऑफिस में, उसका उसको क्या कहते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पेपर्स में अमूमन पूछे जाते हैं, तो इस हवाले से अहम एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये भी इसको तैयार कर लीजिएगा। तो वो बंदा जो करंटली कोई ओहदा रन कर रहा होता है, किसी ओहदे पर फायद होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इनकम्बेंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, इनकम्बेंट वो बंदा जो किसी ऑफिस में किसी ओहदे के ऊपर फायद होता है। अगर बात की जाए ऑब्स्टिनेट की, तो ऑब्स्टिनेट कहते हैं स्टबबॉर्न को, यानी कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज़िद्दी हो उसे हम स्टबबॉर्न कहते हैं। और कैप्रिशियस, कैप्रिशियस बाज़ लोग होते हैं ना, मनमौजी। ठीक है, जो जी में आया वो किया, ना दिल करे तो कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे लोग जो मनमौजी होते हैं, मर्जी के मालिक होते हैं, उन्हें हम कैप्रिशियस कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम आप विम्सिकल कर सकते हैं, विम्सिकल या कैप्रिशियस। तो करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, द ऑफिशियल हु होल्ड्स अ चेयर इन ऑफिस इज कॉल्ड इनकम्बेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंग्लिश में से, आई वांट टू परचेज खाली जगह HMT वॉच। HMT वॉच परचेज करना वो चाहता है या मैं परचेज करना चाहता हूँ। आपने बताना यह है कि यहाँ पे इस फिलर में आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करने वाले हैं। इस ब्लैंक में ऑप्शन है हमारे पास ए, एन, सी खाली रखा गया है और नन। तो आपको बताना है कि ए लगेगा या एन लगेगा या कोई भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको आर्टिकल्स के कंसेप्ट का नहीं पता तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे कि कब हम
ए को इस्तेमाल करते हैं और कब एन का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे गुजारिश है कि अपनी वसी नॉलेज के लिए इस लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आपको डेप्थ का पता हो, आपको डिटेल का पता हो कि क्यों और कब हम आ इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ड के साथ और कब हम एन इस्तेमाल करते हैं। थंबनेल में आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ ए क्यों लगता है और आर के साथ एन क्यों लगता है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है इस वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होगा इस मरूजी का वो है NHMT, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ वीडियो ये ए और एन वाली लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान इज़ खाली जगह मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान आबादी के हिसाब से दुनिया में कौन से नंबर पर है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे डी, क्योंकि ना तो पाकिस्तान आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है, ना दूसरे और ना ही तीसरे। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5th नंबर पर रैंक करता है और इसकी टोटल आबादी अगर देखी जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन इस वक्त 225.2 मिलियन है, जो कि कुल दुनिया का तकरीबन 2.8% बनता है। ठीक है, पाकिस्तान की आबादी क्या है जी, पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ठीक है, 225.2 मिलियन पाकिस्तान की आबादी है इस वक्त, जो कि दुनिया की टोटल आबादी का 2.8% बनता है। ठीक है, पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ना रहेगा। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री भी है। ठीक है, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अगर मुस्लिम आबादी को देखा जाए, तो यानी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान एक ऐसा ममालिक है जहाँ पे दूसरे नंबर पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा अक्सरियत में रह रही है। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, और अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान दुनिया में 33rd नंबर पर अपने एरिया के हिसाब से आता है। ठीक है, 33rd लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है दोस्तों, बाय एरिया, अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान 33rd नंबर पर है। पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक, पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और आबादी पाकिस्तान की 225.2 मिलियन, जो कि कुल आबादी का 2.8% बनती है। और पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से यानी गुंजान आबाद होने के लिहाज से अगर देखा जाए तो 5वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपकी इंग्लिश की तैयारी को एकदम से बेहतर कर देंगे, बेहतरीन कर देंगे, बूस्टअप कर देंगे। इसी हवाले से ये FIA इंग्लिश सीरीज़ में एक लेक्चर था, आप इसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 4 था, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्पेसिफिकली उर्दू के इंपॉर्टेंट MCQs को लेके था। तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख लीजिएगा ताकि तैयारी में कोई कसर बाकी ना रहे, क्योंकि मेरिट बहुत टफ होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश में से, ही हैज़ खाली जगह, सॉरी खाली जगह नहीं है, यहाँ पे हमें एरर फाइंड करनी है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ही हैज़ यहाँ पे पार्ट 1 है, पार्ट 2 में लिखा है गिवन मी और पार्ट 3 में लिखा हुआ है आ सो ब्यूटीफुल प्राइज। एक ही सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना नंबर खोने वाले हैं। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा कि ही के साथ हैज़ तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज़ भी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ तक पार्ट 1 तो ठीक है। अब हमें पता है कि हैज़ जो होता है, हैज़ के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो आगे गिवन लिखा हुआ है
तो हैज़ के हिसाब से गिवन भी ठीक है। अब गिव एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसको अपने बाद लाजमी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता हो। तो गिव चूँकि एक ट्रांसिटिव वर्ब है तो गिव के बाद इसकी थर्ड फॉर्म यानी गिवन के बाद मी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ट्रांसिटिव वर्ब को चूँकि ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो मी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होता तो पार्ट 2 में मैं एरर कर देता, लेकिन ही हैज़ गिवन मी, यहाँ तक हमारा सेंटेंस एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पार्ट 3 में या तो एरर होगी या फिर हम इसका ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर को फॉलो करेंगे। पार्ट 3 को पढ़ लेते हैं। आ सो ब्यूटीफुल प्राइस। जी दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 3 जो है इसमें एरर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब होगा। थर्ड पार्ट यहाँ पे गलत है। अब गलत क्यों है तो इंग्लिश का कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। याद करना आपका काम है, चैनल को लाइक करना भी आपका काम है, और फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा लाजमी, आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो लेक्चर्स, मेरे शेयर किए कंसेप्ट्स आपको कैसे लगे लाजमी बताइएगा। और अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारे पास दोस्तों वर्ड्स होते हैं हाउ, सो, टू और एज। ये जो वर्ड्स हैं ना दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के बाद आपको क्या करना होता है, आपको आगे चल के एक एडजेक्टिव लिखा हुआ अगर मिल जाए, उस एडजेक्टिव के बाद लाजमी आप ए या एन लिख के फिर आगे आप नाउन लिखते हैं। ठीक है, यानी हाउ, सो, टू, एज के बाद अगर आपको एडजेक्टिव मिल जाए तो आपने याद रखना है कि एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा होगा उस नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद यानी इन दोनों के दरमियान में या तो आर्टिकल आ आएगा या आर्टिकल एन आएगा। ठीक है, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो ये चीज़ भी याद रखनी है, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो आ और एन का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। तो यहाँ पे बाकी सारा कुछ ठीक था, जस्ट आपका ये जो प्लेसमेंट है वर्ड्स की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो गलत अरेंज की गई थी। आपका सेंटेंस होना चाहिए था कुछ इस तरह से, ही हैज़ गिवन मी। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। अब देखो यहाँ पे सो लगा रखा है और सो यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, सो के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एडजेक्टिव यहाँ पे कहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो सो के बाद आप क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल लिखेंगे। ठीक है, ही हैज़ गिवन मी सो ब्यूटीफुल। अब हमने एडजेक्टिव भी लिख लिया, आगे नाउन भी दे रखा है और नाउन काउंटेबल भी है, प्राइस क्योंकि इनाम को कहते हैं तो काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमें आर्टिकल आ या एन का इस्तेमाल लाजमी करना था, तो मैं यहाँ पे आ या एन का इस्तेमाल लाजमी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आ लगेगा कि एन लगेगा, यहाँ पे हमारे पास आ ही लगेगा, तो आ प्राइज हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो पार्ट 3 जो था उसमें एरर थी, सेंटेंस कुछ यूं होना चाहिए था, जो ऊपर दे रखा था वो गलत था। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट, आपको लॉजिक्स अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगेन एक करेक्शन वाली एरर है, सेंटेंस है, आपने इसमें से भी फाइंड करनी एरर को। दिस इज द पोस्ट दैट फॉर आई हैव अप्लाइड। इसमें क्या एरर है, तो दिस के साथ इज ठीक है, दिस आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ इज सिंगुलर है। द पोस्ट, पोस्ट के साथ आप आर्टिकल द लगाएंगे कि नहीं तो ये हम चेक कर लेंगे आगे चूंकि दैट लगा रखा है, दैट है तो इसका मतलब ये पोस्ट आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी। स्पेसिफिक पोस्ट हो गई तो आप इसके साथ आर्टिकल भी लगा देंगे डेफिनेट। तो दिस इज़ द पोस्ट, आपका पार्ट 1 जो है बिल्कुल ठीक है। दैट फॉर आई, दैट यहाँ पे लगा रखा है, दैट के अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझना है कि दैट जो होता है ये आपका जब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, सेंटेंस के जब दरमियान में, शुरू में मैं नहीं कह रहा, जब शुरू में किया जाता है तब तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इसको कहते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब ये सेंटेंस के दरमियान में आ जाए, यानी इधर भी सेंटेंस हो, इधर भी सेंटेंस हो और ये दरमियान में हो, तो ऐसी सूरत में जो दैट होता है वो क्या काम करता है, वो दो काम करता है। एक तो वो नंबर एक तो ये कि वो वहाँ पे आपका कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया जाएगा, और दूसरा ये हो सकता है कि वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया जाए। अब आपको देखना है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पे दैट यूज़ किया गया है या कंजंक्शन के तौर पर। तो किस तरह से चेक करेंगे, घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। आपको जस्ट ये करना है कि आप देख लेंगे कि दैट के जो पहले वाला क्लास है, दैट से यानी जो पहले क्लास आई है, ये वाली जो क्लास है, इस दैट वाली इस क्लास में दैट से पहले जो यहाँ पे वर्ड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और दैट के बाद जो क्लास है उसका जो पहला वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जस्ट इतना चेक करना है आपने। अब अगर ये वाला वर्ड आपका कोई नाउन या प्रोनाउन है और दैट के बाद वाला जो वर्ड है वो भी आपका कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो इसका मतलब आप इस दैट को एक कंजंक्शन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि दैट से पहले तो एक नाउन आ जाए या प्रोनाउन हो, उसके बाद दैट हो, और दैट के बाद आगे चल के आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाए या मेन वर्ब मिल जाए, तो ऐसी सूरत में जो दैट होता है वो आपका वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया होता है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने समझ ली है तो अब आ जाइएगा आपके इस सेंटेंस पे। अब इसमें एरर ढूंढनी बहुत आसान है, मैं जस्ट एक लाइन में आपको क्लियर कर दूंगा कि एरर क्या है। कि जब आपके सेंटेंस में दैट कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। कभी भी प्रेपोजिशन तो आ नहीं सकती, क्योंकि अगर कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया गया है तो दैट के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए था। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया था तो दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए था। तो ये फार यहाँ पे गलत है। अब फार गलत है, ये चीज़ हमें पता चल गई, इसका मतलब फार यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए था तो फार कहाँ पे होना चाहिए था, तो वो भी इसी कंसेप्ट के रिलेटेड है कि जब आपका दैट फिक्रे में एक कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया जाए ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि वो सेंटेंस जहाँ पे एंड हो रहा होगा, अगर कोई प्रेपोजिशन आपने यूज़ करनी होगी तो वो प्रेपोजिशन सेंटेंस की आखिर पे चली जाती है। तो सेंटेंस हो जाता है आपका, दिस इज़ द पोस्ट दैट आई हैव अप्लाइड फॉर। तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है हमारे पास। करंट अफेयर्स में से है जी, इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम, करंट अफेयर नहीं है ये जीके का क्वेश्चन है। तो इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन द नोबेल प्राइज, कौन से साल में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज विन किया था। दोस्तों नोबेल प्राइज 1901 में ये सेरेमनी शुरू हुई थी। हर साल 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं उनको नोबेल प्राइज कौन से साल में दिया गया था, ये हमने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर, डॉक्टर अब्दुल सलाम आपको पता है कि पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट हैं और वाहिद मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। एक तो ये कि ये पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। सोल पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और दूसरा ये सोल मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है।
ठीक है। वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी हैं, वाहिद मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं जो कि नोबेल प्राइज़ विन कर चुके हैं साइंस में। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिज़िक्स में आपकी जो ब्रांच थी जिसमें आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो क्या थी? फिज़िक्स थी। जैसा कि नोबेल प्राइज़ जो होता है ये 6 कैटेगरीज में दोस्तों दिया जाता है हर साल। उनमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये वो फील्ड्स हैं जिनमें कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको उसकी खिदमत के सिले में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये 6 फील्ड्स होती हैं। कौन कौन सी हैं जी? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन, लिटरेचर भी है इसमें, ठीक है, अदब जिसे हम कहते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये भी है। तो ये वो फील्ड्स हैं जिनमें क्या किया जाता है? नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एक मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रही। तो बहरहाल 6 फील्ड्स हैं। इकोनॉमिक्स को सबसे आखिर पे इसमें इस कैटेगरीज में शामिल किया गया था 1968 या 1969 में इकोनॉमिक्स को इसमें शामिल कर लिया गया था। उससे पहले 5 कैटेगरीज में ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में विन जो किया था वो ईयर था 1979, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फिज़िक्स में अपनी खिदमात के सिले में नोबेल प्राइज़ गेन किया था, विन किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? तो पाकिस्तान में जो ज़ुबानें हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में बोली जाती हैं। काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, काफ़ी सारे डायलेक्ट्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो ये है कि पाकिस्तान में आप 70 से 80 तक यानी लैंग्वेज बोली जाती हैं। 70 से 80 ज़ुबानें पाकिस्तान में बोली जा रही हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है जी? पंजाबी है। ठीक है, पंजाबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तकरीबन 38%, बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ 38.78% जो है पाकिस्तान में ये पंजाबी बोली जाती है। और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज आपको पता है उर्दू है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, सबसे ज़्यादा बोली पंजाबी जाती है। और पाकिस्तान में टोटल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो वो 70 से 80 हैं। इसके बाद अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की इंग्लिश कंसीडर की जाती है, दफ्तरी ज़ुबान जिसे हम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेयर द बहिश्ती दरवाज़ा इज़ लोकेटेड? बहिश्ती दरवाज़ा कहाँ पे है? इसके बारे में कंसेप्ट है कि जो इस दरवाजे से गुजरता है उसकी बख्शिश होती है। बहिश्ती दरवाज़ा कहाँ पे वाक़या है, ये हमारा क्वेश्चन है। साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान या फिर नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर आपका पाकपतन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पाकपतन में जो बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार है, ठीक है, उनके मज़ार पे, ठीक है, आपका ये बहिश्ती दरवाज़ा लोकेटेड है एट द श्राइन ऑफ गंज शकर। बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार कहाँ पे है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पाकपतन में है। बहिश्ती दरवाज़ा कहाँ पे है? तो ये भी पाकपतन में है। ठीक है, ये बहिश्ती दरवाज़ा हर साल आपके उर्स के मौका पर खोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेम द प्रॉफिट हुज नेम इज़ मेंशन्ड एंड डिस्कस्ड मोस्ट इन द कुरान? कुरान पाक में सबसे ज़्यादा कौन से पैगंबर का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो 4 ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर टिक करना है कि सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान में कौन से नबी का किया गया है। तो दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 मरतबा आया है। अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 16 मरतबा आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से मुखातिब करके 4 दफ़ा आया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 169 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हज़रत मूसा का कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन विल सेट बिफोर यू, खाली जगह। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है रीच, विल रीच, शैल रीच या रीच। कह वो ये रहा है कि तुम्हारे पहुँचने से पहले सूरज गुरूब हो जाएगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे विल रीच, रीच्ड और शैल रीच जो है ये तीनों गलत हैं। अब ऐसा क्यों है? अगर उर्दू ट्रांसलेशन देखी जाए तो मुस्तकबिल का सेंस मिल रहा है, तुम्हारे पहुंचने से पहले सूरज गुरूब हो जाएगा। अभी वो बंदा पहुंचा नहीं है, वो पहुंचेगा। ठीक है, तो फ्यूचर का सेंस तो मिल रहा है, लेकिन टेंस में हम इसको फ्यूचर में नहीं फ्रेम करते, टेंस हम इसको प्रेजेंट में बनाएंगे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों याद आपने ये रखना है कि जब कभी आपका टेंस हो और उसमें बिफोर आपका कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया गया हो, ठीक है, मैं प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ होने की बात नहीं कर रहा, कंजंक्शन के तौर पर। कंजंक्शन के तौर पर जब मैं बोलता हूँ तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले भी सेंटेंस में ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि सेंटेंस का एक पार्ट यानी एक क्लास इधर होगी, यहाँ पे कंजंक्शन आएगा और एक क्लास इधर भी मौजूद होगी। क्लास किसे कहते हैं? तो क्लास कहते हैं दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। ठीक है, दोनों तरफ यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, दरमियान में कंजंक्शन हो। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप बिफोर से पहले वाला टेंस अगर आपका फ्यूचर का है तो बाद वाला आपका किस में जाएगा? प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे और अगर बिफोर के पहले वाला टेंस आपका पास्ट में होगा तो बिफोर के बाद वाली जो क्लास है वो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर मोस्टली वो पास्ट परफेक्ट में होती है। यहाँ पे चूंकि बिफोर से पहले वाली क्लास जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं वो फ्यूचर में है, तो इसका मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी यानी कि बिफोर के बाद वाली क्लास होगी वो किस में जाएगी? प्रेजेंट में जाएगी। अब चूंकि प्रेजेंट का ऑप्शन सिर्फ ए था तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। तो द सन विल सेट बिफोर यू रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई हैव नेवर सीन हिम सिंस हिज फादर, खाली जगह। तो यहाँ पे भी कंजंक्शन का ही क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आपको कंजंक्शंस के चूँकि क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। और यहाँ पे सिंस को आप समझिएगा कि सिंस भी कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है। कंजंक्शन अगेन वही चीज़, एक क्लास इधर होगी, दरमियान में कंजंक्शन होगा, एक क्लास इधर होगी। ठीक है, तो कंजंक्शन के तौर पर जब सिंस यूज़ किया जाएगा तो आपने इसमें जो प्रिंसिपल क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास मीन्स जो उस कंजंक्शन से पहले आती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी प्रिंसिपल क्लास कंसीडर की जाती है। मैं प्रिंसिपल क्लास के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ पीसी, तो समझ जाइएगा प्रिंसिपल क्लास। तो सिंस से पहले वाली क्लास फिर आप क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल क्लास जो होती है वो बनती है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। और सिंस के बाद यानी सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो बनती है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरा ख्याल है आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आई हैव नेवर सीन हिम, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रिंसिपल क्लास बना रखी है, चूंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में मौजूद है। हमने चेक करना है बाद वाली क्लास
पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, तो यहाँ पे खाली जगह थी, तो ऑप्शंस में देख लें पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे है। हैज़ इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये भी गलत हो जाएगा। डाइड, डाइड बिल्कुल वर्ब की दूसरी फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिज फादर डाइड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, इसमें दोस्तों FI इंग्लिश के हवाले से ये वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। ये मॉडरेट लेवल की, ज़्यादा इसमें मुश्किल MCQs मैंने इंक्लूड नहीं की, लेकिन काफ़ी इसमें भी हेल्पफुल कंसेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद आज ही हैड ऑलरेडी गॉन। ही हैड ऑलरेडी गॉन, आपने बताना ये है कि ये कौन सा टेंस है, सॉरी टेंस नहीं, आपने बताना है कि ये सेंटेंस कौन सी टाइप का है। ठीक है, सेंटेंस ऑप्शन है हमारे पास एफर्मेटिव, इम्पेरेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सबसे पहले अगर इंटेरोगेटिव की मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव ऐसा फिक्रा होता है जो कि क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें कुछ पूछा जाता है। क्या किया जाता है इसमें? इसमें कुछ ना कुछ पूछा जाता है। नेगेटिव की बात की जाए तो इसमें हमें कुछ ना कुछ बताया गया होता है, बताया जाता है इसमें, लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें लफ्ज़ नहीं मौजूद होता है। अगर इम्पेरेटिव की बात की जाए तो इम्पेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें कोई हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। तो हुक्म वाला सेंटेंस होगा तो इम्पेरेटिव, कुछ पूछा गया होगा सेंटेंस में तो वो इंटेरोगेटिव, कुछ बताया गया हो लेकिन लफ्ज़ नहीं भी मौजूद हो तो वो नेगेटिव, और अगर कुछ बताया गया हो, एफर्मेटिव क्या होता है? एफर्मेटिव, इसमें भी हमें कुछ बताया जाता है, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा? फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि इसमें लफ्ज़ नहीं मौजूद होता है और इधर लफ्ज़ नहीं मौजूद नहीं होता। तो नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नहीं की इंग्लिश होती है जी हमारे पास नॉट। ठीक है, नो भी होती है, लेकिन नॉट के बाद हमेशा वर्ब आती है और नो के बाद हमेशा नाउन आता है। तो अगर आप वर्ब के पहले नहीं चाहते हैं तो नॉट यूज़ करें, नाउन से पहले नहीं चाहते हैं तो नो यूज़ करें। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देख लें कि क्या, अच्छा, आपका फिक्रा नेगेटिव तब होगा जब उसमें नॉट होगा, नो हो तो उससे फिक्रा आपका नेगेटिव नहीं बनता। अच्छा, ही हैड ऑलरेडी गॉन, तो क्या इसमें नॉट मौजूद है? नॉट इसमें मौजूद नहीं है, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इंटेरोगेटिव, पूछा जाए, ही हैड ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही वो पहले ही जा चुका था, तो पूछा नहीं गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इम्पेरेटिव की अगर बात की जाए तो हुक्म, तो पहले ही चला गया था, इसमें हुक्म भी नहीं है, इसमें बताया गया है और लफ्ज़ नहीं यानी कि नॉट मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन ए दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इसके बाद है जी नीदर ऑफ दीज मैन, खाली जगह, कम हेयर बिफोर। अब ऑप्शन है आपके पास हैज़, आर, हैव या फिर नन, और इसकी ट्रांसलेशन अगर मैं करूं तो बनता है कुछ इस तरह से सेंस का कि इन मर्दों में से कोई भी यहाँ पहले नहीं आया। आपको यूज़ करना है ऑप्शंस में से कोई एक यहाँ पे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नीदर ऑफ दीज मैन हैज़ कम हेयर बिफोर। अब हैज़ क्यों आएगा? तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि हैज़ क्यों आता है। ये जो नीदर होता है, नीदर का मैनी होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इसका मैनी होता है, और नीदर होता है दो पर्सन्स के लिए, यानी अगर दो बंदे हैं, एक बंदा ये है एक बंदा ये है, और ये दोनों बंदे जो हैं इन्होंने कोई
काम किया है या कोई काम नहीं किया, तो आप कहते हो मसलन दोनों ने ही कोई काम नहीं किया, क्योंकि दो थे तो आप नीदर यूज़ करते हैं। अगर दो से ज़्यादा हों तो आप उनके लिए नन का इस्तेमाल करते हैं। नन जो होता है ये मोर देन टू के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर दो हैं तो उनके लिए नीदर। अब समझना आपने ये है कि नीदर के बाद ऑफ लगा है, नीदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होता है, तो दीज मैन प्लूरल है यहाँ पे, ये तो ठीक है। नीदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए, वो लगा हुआ है यहाँ, ये ठीक है। लेकिन नीदर ऑफ के बाद वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इन दोनों में से किसी ने भी नहीं कोई काम किया, यानी इन दोनों में से किसी एक ने भी कोई काम नहीं किया, तो इन मर्दों में से कोई एक भी यहाँ पहले नहीं आया। एक, तो एक नहीं पहले आया, तो एक के लिए सिंगुलर है तो हैज़ आता है। तो आपने याद रखना है नीदर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे आप, और दो होंगे, ठीक है। नीदर ऑफ के बाद आगे नाउन आपका प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर होगी। मैं अगेन इधर आपके लिए लिख भी देता हूँ, नीदर ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए और वर्ब आपकी जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो नीदर ऑफ दीज मैन, नाउन तो प्लूरल था लेकिन वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए थी, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसके साथ एक और आपके लिए ऐलान है कि FIA PMS CSS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के कंसेप्ट के लिए इंग्लिश MCQs जो कि ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इसमें डिस्कस किए गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रियाँ, इसमें इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज़ को मैंने एक्सप्लोर किया है, काफ़ी इंकशाफात हैं जो आपके लिए बड़े ही हैरान कौन और दिलचस्प रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने का दोस्तों बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख पाएँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।